नमस्कार दोस्तों, आज मिलते हैं कुड़ियाल थानो निवासी श्री बलवीर सिंह मनवाल जी से, जो कि एक कुशल शिक्षक, समाज सेवक और पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। मनवाल जी, गांव से शहर तक की यात्रा का सफ़र जो है कैसा रहा? मेरा तो अधिकतर समय गांव में बीत रहा जी। मैं गांव में ही पैदा हुआ। बड़कोट गांव, बड़कोट नाही कला के पास एक ऊपर, बड़कोट से ऊपर पहाड़ी के ऊपर मेरा जन्म हुआ। हमारा बचपन वहीं बीता 5-6 साल। 5-6 साल के बाद फिर हम थोड़ा नाही गांव के पास आए और वहाँ से नाही प्राइमरी स्कूल में मेरी 5वीं तक की शिक्षा हुई। 5वीं की शिक्षा के बाद फिर ये भगवानपुर रानीखेत में जूनियर हाई स्कूल था, वहाँ से 8वीं किया। 8वीं करने के बाद फिर मैंने भोगपुर, उस समय हाई स्कूल होता था, हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद 1 साल हाई स्कूल पास करने के बाद नाही कला में एक जूनियर हाई स्कूल चलाया। 1 साल तक उसमें रहा। उसके बाद मैंने बीटीसी किया। बीटीसी करने के बाद मैं शिक्षा विभाग में आ गया। शिक्षा विभाग में आने के बाद मैंने मेरी पहली ज्वाइनिंग थी 13 सितंबर 1968 को। 1968 के बाद मैंने हाई स्कूल करने के बाद सीधा बीटीसी किया था। बीटीसी के बाद मैं एजुकेशन में आ गया, तो 1 साल का तो मेरा बीच में गैप हो गया। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट 1970 में प्राइवेट किया। 1970 में प्राइवेट करने के बाद फिर मैं शहर के नज़दीक आ गया, तो मैंने डीवीएस कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। वहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने एमए किया मॉर्निंग शिफ्ट में। एमए करने के बाद मैंने बीएड किया। 8-9 साल के लगभग मैंने बेसिक शिक्षा परिषद में नौकरी की। उसके बाद यहाँ से मैं बालावाला, उस समय हाई स्कूल होता था, हाई स्कूल में चला गया। हाई स्कूल के बाद ये सन 82-83 में उच्चीकरण होने के बाद मैं उसमें इंग्लिश लेक्चरर के रूप में रहा और 2008 में मैं अपनी सेवाओं से रिटायरमेंट हुआ है। अच्छा, ये मेरी मतलब सर्विस का जो है अवधि है। अच्छा, उस जमाने जो है आज से 50 साल पहले एमए बीएड करना, इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना, तो गांव में क्या पूरे क्षेत्र में 1-2 व्यक्ति ही जो है, क्योंकि सुविधा नहीं थी। हाँ, ये बात सही है कि सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारे से पहले भी कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन वो संपन्न परिवार थे। एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि उस समय जब मैंने 5वीं किया, तो मैंने 5वीं तो किया नाही प्राइमरी स्कूल से, लेकिन वहीं नाही के बगल में एक सनगांव प्राइमरी स्कूल होता था। रविंद्र पुंडीर होते थे, है ना। वो अच्छे परिवार से थे। उनके पिताजी केंद्रीय विद्यालय में पीजी ग्रेड में थे, हुकम सिंह जी। तो जब 5वीं की परीक्षा हुई, 5वीं की परीक्षा एक केंद्र पर होती थी उस समय इठारना में, तो उनका पहला, मतलब उस केंद्र में पहला, 5वीं में पहला स्थान पाया उन्होंने और मेरा दूसरा था। अच्छा, तो परीक्षा केंद्र इठारना था उस जमाने? इठारना होता था उसमें। अच्छा। नहीं, ये तो बहुत बात तक भी रहा जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्र के का जो 5वीं का परीक्षा केंद्र होता था इकट्ठा इठारना होता था, और बाकी ये आसपास का यहाँ धारकोट होता था। मतलब ये थाना भी नहीं होता था, बल्कि कहाँ होता था, धारकोट। चाहे लड़वा कोट हो गया, चाहे वो बड़ा सी हो गया। तो उस समय तो फिर जब जैसे परीक्षा होती थी तो वहीं रहना पड़ता होगा, डेरा करके कोई दिन के लिए? बस जितने दिन परीक्षा होती थी जी, जितने दिन परीक्षा, वो पूरा खाने पीने का ताम झाम ले जा करके, मतलब टीचर लोग साथ में जाते थे। वहीं खाना पीना, वहीं मतलब जिस केंद्र पर परीक्षा होती थी वही खाने पीने के लिए बनाने की व्यवस्था करते थे। राशन जो है मतलब हर विद्यार्थी अपना लेकर के जाता था। अच्छा, इस बचपन से ही जो है फिर आप गांव में रहे। सिसारो खाला प्रसिद्ध खान थी वहाँ पर, उसको बंद कराने में, पर्यावरण
के जो विद्वान लोग थे, जानकार थे, उनके साथ आप लंबे समय तक जुड़े रहे? हाँ, ये मैं समझता हूँ 86 जुलाई में, जुलाई नहीं बल्कि नाही कला के कुछ 9 युवक लड़के थे जिन्होंने युवक मंगल दल और युवक मंगल दल बनाया। उसमें युवक मंगल दल के अध्यक्ष भोपाल सिंह कृशाली थे और महिला मंगल दल की अध्यक्षा इतवारी देवी थी। तो इनका, क्योंकि जो वहाँ पर ठेकेदार था जिसके नाम वो लीज थी, छत्रघन गुजराल थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सन 60 में लीज उनके नाम हुई और 20 साल के लिए वो पट्टा था। सन 80 में वो लीज ख़त्म हो गई, लेकिन वो जिला स्तर पर मिली हुई व्यवस्था से जो है 5-6 साल और काम करता रहा। तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो ये लोग हमारे पास आए, नाही वाले, कि भाई मतलब वहाँ पर जो है ये नुकसान पहुँचा रहा है, मतलब पूरे जंगल पहाड़ खोद दिए हैं, क्योंकि जहाँ उस समय खनन हो रहा था वो सघन बांज का जंगल था, जबकि बांज काटना जो है बिल्कुल वर्जित है। लेकिन सारी मिली भगत से जो जिला प्रशासन है सब लोगों को पता था, लेकिन आज पैसे के लेन देन से सब कुछ चल रहा था। तो ये लोग हमारे पास आए, हम लोग भी जुड़े, थानों क्षेत्र के मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े, मैं अकेला नहीं था बल्कि सभी लोग जुड़े, और जिसमें रमेश कुकरेती जी या आपके रामनगर डांडा वाले, क्योंकि ये उसमें थानों चौराहे पर इनकी एक बुक डिपो होता था, तो ये केंद्र में थे सारे लोग, ये सेंटर प्लेस था। तो इनके साथ सारे लोग जुड़े और काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला। उस समय सुंदरलाल बहुगुणा जी और बड़े बड़े जो पर्यावरणविद भी थे आप लोगों के साथ? हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा जी तो ऐसे है कि इसके लिए जब स्थानीय लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया तो मतलब ये चिपको वाले तो चर्चा में होते थे, तो स्थानीय लोग, ये भोपाल सिंह और जो नाई के युवक मंगल दल के थे, ये लोग जो है मतलब किसी तरह से इनके पास गए, इन लोगों से अपनी बात की कि भाई हमारे यहाँ जो है इस प्रकार का खनन हो रहा है कि आप हमारा सहयोग करें। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी अपने साथियों के साथ में, जिनमें से मुख्य रूप से धूम सिंह नेगी जी हैं, विजय जरदारी जी हैं, कुंवर परसून होते थे, और घनश्याम सैलानी जी, और मतलब एक नहीं बल्कि बहुत अधिक लोग होते थे। और विशेष करके उसमें दिल्ली से जो संस्थाएं होती थी पर्यावरण के लिए, उन लोगों का भी सक्रिय योगदान था। इनमें से पर्यावरण से जुड़ी हुई डॉक्टर बन्ना सिवा, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद कनाडा में जाकर के सेटल हो गई हैं, मतलब उनका भी बहुत अधिक सक्रिय योगदान रहा। तो पर ये लोग तो केवल कभी कभार आ जाते थे, मतलब या बाहर प्रचार प्रसार ही हमारी बातों का कर सकते थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर तो स्थानीय लोगों की भूमिका ही महत्वपूर्ण रही है। लंबे समय तक वहाँ पर संघर्ष किया, कम से कम 8-10 महीने तक लोगों ने जो खान पर जाने का जो रास्ता था, सड़क थी, वहाँ पर टेंट गाड़ करके सड़क को रोक दिया। काफ़ी संघर्ष हुआ। ठेकेदार के जो बाहर के गुंडे किराए के, उनको ला करके भी प्रयास किया गया कि किसी तरह से इनके आंदोलन को ख़त्म किया जाए, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। गांव वाले अपने संघर्ष पर अड़े रहे। आखिर में 1987 में जाकर के उसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी नाई में ठहरे हुए थे अपने साथियों के साथ में पंचायत घर में, तो हम भी उनसे मिलने के चले गए। जून का महीना था। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा कि उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य होता था कि विधानसभा में ये जो है क्वेश्चन लगाना है। तो मेरे से कहा कि मैं किसको भेजूं, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई मैं चाहूँगा कि आप जाएं लखनऊ में, और जो हमारी जो बात है, आप इस समय जो हमारे देहरादून से विधायक होते थे, किशोर लाल सकलानी जी होते थे, नगर विधायक हीरा सिंह बिष्ट होते थे,
और चक्रौता कॉन्स्टिट्यूंसी से गुलाब सिंह जी होते थे। और ये एमएलसी हमारे एमएलसी उस समय नित्यानंद स्वामी थे। तो इनसे मिलकर के जो हमारी समस्याएं थी हमने इनको बताई। तो असेंबली क्वेश्चन हुआ। उस समय वीर बहादुर की सरकार थी। तो वीर बहादुर ने तुरंत एक ज्वाइंट बैठक प्रशासन की बुलाई, जिसमें कि एक खनन वाले, जंगला वन विभाग वाले, और उसमें उन्होंने तय किया कि यहाँ किसी कमिश्नर स्तर के आदमी को वहाँ पर इंक्वायरी के लिए भेजा गया। उस समय सुरेंद्र पांगती जी जो थे कमिश्नर होते थे, बाद में उनको यहाँ पर सिंसारोखाला में उसका निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। तो वो आए, उन्होंने देखा कि बहुत अधिक नुकसान हुआ, बहुत अधिक क्षति हुई है। तो उसकी संस्तुति पर आगे जा कर के ये खान बंद हो गई। अच्छा, आपका जीवन जो है, आप जो है शिक्षक रहे, शिक्षक के साथ साथ राजनीति में भी रहे, आप ग्राम प्रधान भी रहे 8 साल तक अपनी ग्राम पंचायत के। कैसे सामंजस्य बिठाया? हाँ, ये तो है कि जैसे बहुत पहले का पुराना समय होता था कि प्रधान की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती थी पब्लिक में, लेकिन आज प्रधान का जो काम है पार्ट टाइम नहीं है बल्कि फुल टाइम काम होता है। प्रधान को हर समय 24 घंटे अपने क्षेत्र में ही रहना चाहिए, क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और जनता हर समय कोई ना कोई समस्या लेकर के आती है। और जिस समय मैं प्रधान था, आज तो ये है कि उस पंचायत के 2 भाग हो गए हैं। कोटी पंचायत अलग हो गई है और कुठियाल पंचायत नई सृजित हुई है। उस समय ये कंबाइंड एक ही पंचायत होती थी, जिसमें कि 6 राजस्व गांव थे। तो ये काफ़ी कठिन काम है, लेकिन जब आदमी किसी जिम्मेदारी को ले लेता है तो उसमें जो है सामंजस्य बैठाना ही पड़ता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि मेरे पास जो विषय है पढ़ाने का, वो ऐसा विषय था कि जिसके लिए अधिक से अधिक समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इंटरमीडिएट में इंग्लिश काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और काफ़ी मैं समझता हूँ कि कठिन भी है। तो मैंने अपने पढ़ाने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का कहीं कमी नहीं की है। जितना समय पढ़ाने के लिए मतलब निर्धारित है, उससे अधिक समय एक्स्ट्रा क्लास भी मैंने लिए हैं, और अपना जो गांव पंचायत का काम था उसको भी किसी भी तरह से उसको भी साथ साथ में सुचारू किया है। अच्छा, ये है कि धन धरती नारी के कारण होता सारा विवाद, ज़मीनी विवाद, ज़मीनों की नाप जोख के लिए आपको जो है बड़े सम्मान के साथ बहुत दूर दूर तक बुलाया जाता है, आपको उसका विशेषज्ञ माना जाता है। नहीं, खैर ये तो आपने, मैं पहले भी आपसे कहा था सामान्य बातचीत में कि विशेषज्ञ नहीं, बल्कि ये बोले कि मैं आसानी से उपलब्ध हो जाता हूँ लोगों के लिए। कोई भी आदमी मुझे बोल देता है, मैं साथ में चल देता हूँ, कोई बात नहीं, अपना समय निकाल लेता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आनाकानी करते हैं, अपना बहुत अधिक महत्व मानते हैं, इसलिए लोग उनके पास नहीं जाते। मुझे जो बोलता है मैं साथ में चला जाता हूँ। तो इसकी नहीं जानकारी भी है इसकी आपको, तो इसलिए भी जो है लोग जो है दूर दूर से जो काम आजकल हम देखते हैं कि पटवारी लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो आप वो समस्याएं भी निपटा देते हैं, सुलझा देते हैं। नहीं, खैर ये तो अब चलो, जिन लोगों का ऐसा हुआ कि वो पटवारी ने या राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने नहीं सुलझाई और मेरे जाने से वो सुलझ गई हैं, तो चलो बहुत अच्छी बात है। वो उसके लिए मैं उन लोगों का जो ऐसा सोचते हैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। अच्छा, पर्यावरण के क्षेत्र में हम आजकल देख रहे हैं कि हर साल वृक्षारोपण होता है, लेकिन इतने पेड़ तो कहाँ लग रहे हैं, इतनी तो भूमि भी नहीं है आज के ज़माने में। हाँ, ये आपकी बात सही है तिवारी जी कि जितना वृक्षारोपण मतलब सरकारी आंकड़ों में होता है, हर साल हो रहा है। और आज से नहीं, विशेष करके इमरजेंसी जब भारत में लगी थी तो तभी से वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया गया, वृहद वृक्षारोपण किया गया। लेकिन शुरू के वर्षों में जो किया गया, कभी आपने सड़क के किनारे सड़क के दोनों तरफ देखा होगा कि बड़े बड़े वृक्ष थे, है ना। लेकिन उस समय वो कार्य एक
मतलब इस फोर्स के साथ हुआ कि उसमें कहीं कोताही नहीं हुई। लेकिन आज के जो सारे काम हो रहे हैं वो तो शायद जिस जगह पिछले साल वृक्षारोपण हुआ है, इस साल भी वही हुआ है, आने वाले समय में भी वही होता रहेगा। लेकिन जो स्थिति है पूरे हमारे वन क्षेत्र की, वो दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है। और विशेष करके मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी खेती बाड़ी, काश्तकारी, पशुपालन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी जंगलों से जुड़ा हूँ, अपने आप भी देखता हूँ आँखों से। और मैंने जंगलात में भी ये बात उठाई, कभी जब कोई बैठक होती है तब भी मैंने ये बात उठाई है कि जो हमारे जंगल हैं और जो हमारे जंगलों से घास चारा पत्ती लाने वाले लोग हैं, उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम अपने घर के पेड़ों को परवरिश करते हैं, मतलब उसी प्रकार से हमें जंगलों के पेड़ों की भी परवरिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जंगल के पेड़ को, हमारे यहाँ विशेष करके रेणी है, तो रेणी के पेड़ को आप देखिए कि आदमी जो भी घास काटने जाएगा, चाहे वो कोई औरत है या पुरुष है, मतलब वो आधे 20 में से उसे क्या करेगा, मतलब पेड़ को वहीं से मोच देगा और पेड़ ऊपर बढ़ नहीं पाएगा। इस प्रकार से क्या है, सारे पेड़ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये तो गांव वालों को देखना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए कि जिनके ये जंगल हैं, जिनके उपयोग में आ रहे हैं, कि हमें इसकी परवरिश इसी प्रकार से करनी है जैसे कि हम अपने व्यक्तिगत घर के पेड़ों की करते हैं, तभी ये जंगल हमारे रह सकते हैं। अच्छा, आज 74 साल की उम्र हो गई, अभी भी आप सामाजिक कार्यों में, आंदोलनों में भी जो है अभी भी आप बराबर भागीदारी निभाते हैं? नहीं, तो मैं तो शारीरिक रूप से भी बिल्कुल अभी ठीक ठाक हूँ। मतलब चलना फिरना, मतलब मेरे लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो इसीलिए यदि कहीं कोई बात होती है और मुझे बुला लेते हैं तो मैं अपना समय निकाल लेता हूँ। अभी आप खेती बाड़ी भी करते हैं, सब काम करते हैं, उम्र भी 74 साल है, तो इसका राज क्या है? नहीं, राज तो ऐसा है जी कि जो आदमी जिस काम को शुरू से कर रहा है ना, और वो रेगुलर उसी को कर रहा है, तो उसके लिए तो जीवन का एक वो दैनिक चर्या हो गई है, कोई अतिरिक्त नहीं है। हाँ, यदि कोई आदमी शुरू से काम न कर रहा हो और इस उम्र में उससे उम्मीद करेंगे वो ऐसा शारीरिक काम करे, तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो शुरू से ही कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो उसके लिए तो एक सामान्य है, कोई अतिरिक्त नहीं है। इसलिए शरीर अभ्यस्त होता है। अच्छा, इस समय समाज के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? नई पीढ़ी के लिए आपने कहा कि मैं क्या सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव से एक ही बात बता सकता हूँ कि यदि आदमी अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह समाज में ऊंचा स्थान पा सकता है। और बिना उचित शिक्षा के, अच्छी शिक्षा के, व्यक्ति समाज में ऊंचा नहीं उठ सकता है। क्योंकि अब समाज में आप देखिए कि उसी परिवार से एक व्यक्ति मजदूर भी हो सकता है, एक बहुत ऊंचा सरकारी ओहदे पर हो सकता है, समाज के ऊंचे स्थान पर होता है। तो ये निर्भर करता है, उसकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आदमी को समाज में ऊंचा स्थान दिलाती है। तो ये बात मेरे दिमाग में तो हमेशा रही है कि यदि समाज में ऊंचा बनना है, उठना है, तो अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा जितना साहित्य हो सकता है, जितना लिटरेचर हो सकता है, जितना ज्ञान हो सकता है, हमें हमेशा अर्जित करते रहना चाहिए। अब ज्ञान अर्जित करने के लिए शिक्षा ऐसा नहीं है कि जो कि एक किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान पर, जैसे कि एक फॉर्मल एजुकेशन होता है कि एक निश्चित निर्धारित पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। लेकिन शिक्षा जो है सीखना है, और सीखना क्या होता है कि आदमी जिस दिन से पैदा हुआ और आखिरी समय तक जीवन के हर रोज़ सीखता है। और आदमी को लगातार क्या करना चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और सीखने के लिए यदि मेरे पास कोई फौजी आ गया और कहीं फौजी जो है दूर दराज किसी बहुत ही विकट क्षेत्र में तैनात है, तो हम ये पूछते हैं कि भाई वहाँ की परिस्थिति कैसी है, वहाँ का जीवन कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, तो वो हमें सीखने का मौका मिलता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, चाहे वो बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन है, वो एक समाज सेवी है, तो उनके संपर्क में आकर के उनके
अनुभव से हम मतलब जहाँ पर कि खुद स्वयं अपने आप नहीं पहुँचते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और हर आदमी को क्या करना चाहिए, लगातार ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, एक तो आदमी को सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट स्किल होनी चाहिए कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरे लोग हमारी उस बात को क्या कर सकें, अडप्ट कर सकें, ग्रहण कर सकें, कन्विंस हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनवाल जी बातचीत करने के लिए। आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा फिर हमें। नहीं, मार्गदर्शन तो तिवारी जी आप तो हमारे से बहुत ऊंचे हैं, सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हैं, हमारा दायरा तो बहुत छोटा है, लेकिन आप अगर ऐसा समझते हैं तो इसके लिए धन्यवाद।